ही म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से दिनेश सर बोल रहा हूँ। आपको आज 1 का पीरियड है हिंदी मीडियम का। नंबर बी, बोर्ड के पेपर में, ये बोर्ड के जो फाइनल एग्जाम होती है उसके पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 बी आता है, जो कंपलसरी क्वेश्चंस रहता है। पूरे के पूरे क्वेश्चंस कंपलसरी रहते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं रहेंगे बेटा आपको। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि छोटे-छोटे क्वेश्चंस जो रहते हैं, वो 1 मार्क्स के लिए आपको इम्पोर्टेंट रहते हैं। जो हम बड़े-बड़े क्वेश्चंस अपने टेक्स्ट बुक में देखते हैं, डाइजेस्ट में देखते हैं, उसी को हल करने में लगा देते हैं अपना समय। लेकिन छोटे-छोटे क्वेश्चंस भी रहते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ए, बी और ए एंड बी जो रहते हैं, ये छोटे-छोटे स्मॉल क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट रहते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं। और वैसे ही हमने आज का जो पीरियड में है, क्वेश्चन नंबर 1 बी में जो स्मॉल छोटे-छोटे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में थोड़ा पीपीटी हमने बनाया है और ये आपको दिखा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स 1 का क्वेश्चन नंबर 1 बी का, जो कंपल्सरी क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें ऑप्शंस कुछ भी नहीं रहता। आपको हर एक क्वेश्चन को अटेंड करना ही पड़ता है, कंपल्सरी होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेसन नंबर 1 में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो किस तरह से आते हैं देखो। जैसे 2 चरांक वाले समीकरण रहते हैं। 2 चरांक वाले समीकरण रहते हैं, जैसे 4m + 3n = 12। यह समीकरण 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण है या नहीं, इसको सिंपल हमको पहचानना है। तो इसके लिए हमको सिर्फ हमको इतना ध्यान में रखना है कि इसका जो है सामान्य रूप क्या है। 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, कैसा होता है, इसको ही हमको ध्यान में रखना है। तो इसका सामान्य रूप जैसे होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आप देख सकते हैं, ax + by, इस तरह से जो सामान्य रूप +c = 0, यह सामान्य रूप है। ये समीकरण हमने लिखा हुआ है। तो ये सामान्य रूप अगर हमने याद किया 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये जो यहाँ इस लेसन से जो भी छोटे-छोटे क्वेश्चंस आएंगे, वो छूट जाएगा। इसीलिए आपको ये सामान्य रूप याद रखना है। तो हमारी जो इक्वेशन थी 4m + 3n = 12 थी, हमने उस 12 को लेफ्ट साइड में ला लिया, तो -12 हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ -12 = 0 हो गया। तो हमको ये जो है 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण है, क्योंकि हमारा ये सामान्य रूप में, ये समीकरण सामान्य रूप में होता है, इसीलिए हमने इसको है लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, इसको तो हमेशा ध्यान में ही रखना है बेटा कि सामान्य रूप कौन से हैं, क्योंकि कंफ्यूजन ये भी होता है इसके बाद वाले जो लेसन में है। जैसे ये 2 चरांक वाले हैं और वो जो रहेंगे वो नेक्स्ट वाले लेसन में वर्ग समीकरण वाला रहेगा, तो इनमें हमको कंफ्यूजन होता है। लेकिन हमको ये दोनों जो समीकरण है हमेशा ध्यान में रखनी है। 2 चरांक वाले जो रेखीय समीकरण होते हैं, वो ax + by + c = 0 इसके फॉर्म में होते हैं। आपको ये हमेशा इसकी प्रैक्टिस या आपको याद करनी पड़ेगी। ओके, ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल में 1 मार्क के लिए ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे करनी में 2 है या √2 है, यहाँ पे दिया हुआ है पहले, √2x √x, यानी आप करनी में 5 है, फिर y है, = 16 है। तो यहाँ भी समीकरण यहाँ भी समीकरण से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण है या नहीं। तो इसमें से आपको ये पहचानना है कि यहाँ के जो एबीसी है वास्तविक संख्या है, हाँ, और ए और एक्स और वाई जो है इसके ये 2 चरांक हैं, इसीलिए ये 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण है। इस तरह से हम की पहचान बहुत आसान। 2 चरांक यानी 2 चर होते हैं, जैसे चर यानी एक्स और वाई, तो वो जो समीकरण रहेगी वो 2 चरांक वाली समीकरण रहेगी। जैसे अभी थर्ड वाली समीकरण आप देख रहे हैं, तो थर्ड वाली समीकरण में मैंने वही वाला एग्जांपल दिया है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि वही एग्जांपल में यानी जो 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण
वाला ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी ये पूछा जाता है कि बेटा इसका ए का मान क्या है और बी का मान क्या है। सिर्फ सिंपल एक वर्ड में लिखना है आपको, 1 मार्क के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आते हैं। हमने अभी तक के जो ध्यान नहीं दिया था उसको हमको यहाँ पे सिर्फ सिंपली नोट करना है कि ये साधारण जो समीकरण होती है तो इसमें एक हो सकता है, इसमें कभी कभी सी का मान भी पूछा जाता है। तो यही छोटे छोटे क्वेश्चन हमको ध्यान में रखना है। तो थर्ड वाली समीकरण में मैंने वही वाली सेकंड वाली ही सेम वैसे ही दिया है, लेकिन हमने पूछा यहाँ पे ए तथा बी का मान ज्ञात करो या लिखो। तो हमको यहाँ पे ए का मान √2 दिया है या करनी में 2 दिया है और बी का मान √5 दिया है। इस तरह से हमको इसके जो है मान निकालना है। तो इतने साधारण और आसान वाले इजी वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको हमको ध्यान में रखते हुए हमको एक एक लाइन जो रहती है, 1 मार्क्स की जो एक लाइन रहती है, इतनी इंपॉर्टेंट होती है जिसमें हमको 1 मार्क्स यानी हर एक क्वेश्चन को अगर अटेंड करें तो 1 मार्क्स मिलना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट उसका एग्जाम्पल 4 मैंने लिया उसी लेसन का। ये देखो ये वाला भी जो लेसन है निश्चयांक का है, आपको पता है। इस तरह से ब्रैकेट भी कभी कभी दिए होते हैं, 3, 2, 4, 5 इस तरह से दिए होते हैं। ब्रैकेट में इसे हल, ब्रैकेट में कौन से नंबर आएंगे वो हमको यहाँ पे लिखना होता है। तो हमको इसमें ध्यान में रखना है, आपको पता है इसका सूत्र क्या होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा किया जाता है, मैं यहाँ पे बताया। तो 3 में ब्रैकेट अगर खाली है तो यहाँ पे 5 आता है जो मैंने यहाँ नीचे नोट किया हुआ है। देखो फिर इसमें बीच में माइनस लिखा जाता है और फिर यहाँ पे ब्रैकेट है तो यहाँ ब्रैकेट में 4 से लेकर 2 को हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में 2 आ जाता है जो मैंने यहाँ नीचे नोट किया गया है। अब दोनों का सिंपल है, दोनों का हमको गुना कर देना है, 3 इंटू 5 कर देना है और माइनस 2 इंटू 4 कर देना है इस तरह से। उसके बाद 3 इंटू 5 जो हमने किया तो ये 15 आ जाता है, माइनस जैसे का वैसा हमको रखना है। और 2 इंटू 4 हमने किया तो ये 8 आ जाता है। फिर इन दोनों को हमको माइनस करना है। तो 15 माइनस 8 हम अगर करते हैं तो हमको आंसर 7 मिल जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स के लिए आपको कंपलसरी आ सकते हैं। यानी इनमें ऑप्शंस किसी भी प्रकार के ऑप्शंस नहीं रहते। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा होगा कि 5 दिए रहते हैं, आपको 4 कंपलसरी करनी पड़ती है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी जो क्वेश्चंस रहते हैं बोर्ड के पेपर में, उसमें वो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस नहीं रहते, छोटे छोटे 1-1 मार्क्स के लिए आते हैं। तो आपको इन सब बातों का ध्यान में रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखेंगे कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसा है। ये जो फोर्थ वाला मैंने अभी बताया ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है बोर्ड में। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, आप लोग सब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। ये भी फर्स्ट लेसन का है, फर्स्ट लेसन से रिलेटेड है। तो इसमें भी क्या होता है कि हम जो क्वेश्चंस देखते हैं, छोटे-छोटे जो क्वेश्चंस रहते हैं, वो 1-1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इसमें समीकरण दिया गया है 4x + 5y = 19। आलेख खींचने के लिए क्वेश्चंस है ये, आलेख खींचने के लिए x का मान अगर 1 है तो y का मान ज्ञात करो। इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। हमको सिर्फ x का मान अगर दिया गया है तो हमको उस समीकरण को लिखकर x का मान वहां पे रखना है, उस वहां पुट करना है, जब हम y का मान इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो मैंने सबसे पहले समीकरण लिखी है, जैसा है ये समीकरण 4x + 5y = 19। ये जो सेम समीकरण ऊपर दी गई थी वही समीकरण लिखा है। अब जहाँ पे x है, क्योंकि क्वेश्चन में तो x का मान हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में x का मान 1 दिया हुआ है, तो आपको जहाँ पे भी x दिख रहा है वहां हमको 1 लिखना है। यहाँ मैंने 1 लिख लिया है और फिर प्लस 5y जैसे का वैसा, फिर बराबर 19 जैसे का वैसा। इस तरह से हमने पूरा जैसे का वैसा लिख दिया है। अब इसको इनसाइड गुना करेंगे, 4 गुना 1 करेंगे, 4 इंटू 1 करेंगे तो आपको पता है 4 1 जा 4 होता है। प्लस जैसे का वैसा 5y वैसा बराबर जैसे का वैसा 19 बराबर जैसे का वैसा। इस तरह से सेम इक्वेशन है, लेकिन हमको y निकालना है। तो हमको ध्यान में रखना है y निकालते समय हमको क्या करना पड़ेगा, जो y के पास प्लस में नंबर है सबसे पहले हमको उसको राइट साइड में ले जाना पड़ेगा। मैंने ये
y के पास जो 4 था उसको हमने राइट साइड में लेके गए। तो राइट साइड में लेके गए इसका मतलब वो 19 के पास में आ गया, लेकिन वो जो 4 था वो प्लस में था। वो प्लस में था लेफ्ट साइड में, उसको हम राइट साइड में लेके गए, तो वो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे -4 लिखा हुआ है, क्योंकि उसको हमने ट्रांसफर कर दिया, राइट साइड में ला लिया, तो वो -4 हो जाता है। तो फिर समीकरण किस तरह से हो जाएगी? 5y बराबर 19 - 4, इस तरह से वो समीकरण बन जाएगी। और 5y जैसे का वैसा हम नीचे लिख देंगे, 19 में से 4 गए, यानी 19 - 4 कर देंगे, तो डायरेक्टली 15 आपको आंसर उसका मिलता है। लेकिन 5y बराबर 15 ऐसा आंसर हमको मिला है, लेकिन हमको y का टर्म्स निकालना है, y का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इस y को सेपरेट करके इस y के पास जितने भी नंबर्स होंगे, जैसे 5 नंबर है, तो ये 5 नंबर को हमको इसके नीचे ले जाना है, हर में ले जाना है, तो यहाँ 15/5 हो जाएगा। तो 15/5 हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर, दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को भाग दे देंगे, तो इसका आंसर 3 निकलेगा। इस तरह से हमको ये समीकरण 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। इतनी बात ध्यान में रखना कि इस लेसन से या जितने भी इस पार्ट में लेसन है, जितने भी बुक्स में लेसन है, जो कटे हुए हैं, लेसन नंबर 4 वो कट चुका है, तो वहां से कुछ नहीं आएगा। लेसन नंबर 6 जो कट चुका है, वहां से भी कुछ नहीं आने वाला है। आपको जो बच्चे 4 लेसन है, वहीं से एक-एक मार्क के छोटे-छोटे इंपॉर्टेंट्स हैं, जिसको हमको ध्यान देना है। हम हमेशा हमको देखते रहना है कि ये छोटा सा क्वेश्चन है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम अपने टीचर्स को या एट ए टाइम अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, तो आप हमको भी पूछ सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे और इस लेसन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो छोटे-छोटे होंगे उसको आपको नोट करना है और अपने क्लास टीचर या अपने जो भी कलीग्स हैं उनको पूछना है, फ्रेंड्स हैं उनको पूछना है और पूछते रहना है। छोटे-छोटे के आंसर लिखना है आपको। 1 मार्क्स यानी कंपल्सरी मिलना ही चाहिए। हर एक क्वेश्चन का को आप अटेंड करना है, ज़रूरी है। और उसके हर एक क्वेश्चंस के 1-1 मार्क्स अगर आपने ले लिया, तो हमको हमारे जो कवर मार्क्स कवर होते हैं बेटा, वो सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में ही कवर होते हैं। हम जितना भी मैथ्स हल करेंगे, जितने भी हम क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, उतने ही मार्क्स हमको मैथमेटिक्स में मिलते हैं। मेरा बताने का मतलब ये है कि हर बार ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम मैथ्स में ही ले सकते हैं। आप 99 या फिर 100 भी मार्क्स ले सकते हैं। इसमें कट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि मैथ्स में प्रॉब्लम्स जो हम हल करते हैं, वो एग्ज़ैक्टली अगर हैं, तो कोई भी टीचर्स आपके मार्क्स को कट नहीं कर सकता। अगर आपकी थोड़ी राइटिंग खराब है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बाद में जो दूसरे सब्जेक्ट के हैं, उसमें हमारे मार्क्स कट हो सकते हैं। लेकिन मैथ्स स्कोरिंग वाला है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको एक-एक लाइन पर इस पे मार्क्स मिलते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है हर एक प्रॉब्लम बनाते समय। उसके बाद है नेक्स्ट लेसन नंबर 2 के कुछ मैंने एग्जांपल लिए गए हैं जो 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं या जो आ सकते हैं बोर्ड के पेपर में। तो लेसन नंबर 1 में मैंने जो आपको 4, 5 या 6 एग्जांपल जो बताया है, वो एग्जांपल के अलावा भी और कुछ दूसरे एग्जांपल भी होंगे, जो आपको आपको समझ में आ रहे हैं। उस बुक के लेसन को पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद या प्रैक्टिस करने के बाद आपको कुछ समझ में आ रहे होंगे। तो ऐसे छोटे-छोटे वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, वो 1-1 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। आपको उसको ध्यान देना है। उसके बाद है नेक्स्ट लेसन है वर्ग समीकरण का। तो मैंने जब भी आपको बताया कि वर्ग समीकरण जो होते हैं वो एक 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण के थोड़ा-थोड़ा सेम होता है, तो इसमें हमको कन्फ्यूज़न कभी होना नहीं है। तो वर्ग बोला है तो इसका मतलब वहाँ कहीं तो भी स्क्वायर होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। वर्ग समीकरण यानी जो लेसन नंबर 2 है वर्ग समीकरण, वहाँ कहीं तो भी सामान्य रूप में स्क्वायर होगा। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण में वहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा। वहाँ सिंपल साधारण रहेगा ax + by + c = 0। लेकिन वर्ग समीकरण का जो साधारण रूप है, वर्ग समीकरण का जो साधारण रूप में आते हैं, वो हमको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, छोटे-छोटे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी हमको ये ध्यान में रखना है। तो वर्ग समीकरण का साधारण रूप मैं आपको बता रहा हूँ, ax स्क्वायर या ax वर्ग + bx + c = 0। इस तरह से हमको वर्ग समीकरण का साधारण रूप मिलता है या लिखा जाता है।
इसमें भी ए बी सी जो रहता है वास्तविक संख्या रहती है, ये भी ध्यान में रखना है। उसमें भी सेम वैसा ही रहता है, लेकिन उसमें 2 चर रहते हैं, वहाँ एक्स और वाई रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्स और एक्स रहते हैं, लेकिन यहाँ वर्ग रहता है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है और क्वेश्चंस को अटेंड करनी है। हाँ, 100% सभी क्वेश्चंस को अटेंड करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस कंपलसरी रहते हैं, इनमें किसी भी प्रकार के ऑप्शंस नहीं रहते हैं। तो वैसे ही लेसन नंबर 2 में मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने दिया है, कोई भी 2 वर्ग समीकरण लिखो। आपकी इच्छा, कोई भी 2 वर्ग समीकरण लिखो। कोई भी 2 यानी कोई भी 2 समीकरण लिख सकते हैं हम, वर्ग समीकरण। आप कितने नंबर्स दे रहे हैं, एक एक्स के वर्ग के अल्फाबेट में कौन सा नंबर दे रहे हैं, या फिर सेकंड वाले अल्फाबेट में बी वाला कौन सा नंबर दे रहे हैं, इसको डोंट माइंड, इसको हमको माइंड नहीं करना है। आप वहां प्लस वाली टर्म दे रहे हैं, माइनस वाली टर्म दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ क्वेश्चन में लिखा है कि कोई भी 2 वर्ग समीकरण लिखो। कोई भी 2 मीन्स होते हैं कैसे भी और कोई भी, जो आपको माइंड में आता है उस समय में। तो हमने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट वाला, 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। ये जो हमने फर्स्ट वाली टर्म लिखी है, ये फर्स्ट वाली वर्ग समीकरण हो गई। ऐसे ही और सेकंड अगर आपको लिखना है, तो मैंने यहाँ पे माइनस वाला लिखा है, -15x का वर्ग -15x -15 बराबर 0। ये मैंने अपने अनुसार लिखा है। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के नंबर्स अगर वहां डालना है, या फिर आपने नंबर्स के जो अल्फाबेट होते हैं, जो एक्स वाई या जेड या ए बी सी डी अगर आप डाल सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने थर्ड वाली समीकरण में m का वर्ग लिखा है, m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इस तरह से लिखा है। तो मैंने यहाँ पहले वाली और सेकंड वाली समीकरण में x लिखा था, x वर्ग, यहाँ पे m वर्ग लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको सिर्फ सर क्वेश्चन आवाज नहीं आ रहा है, स्लो आ रहा है। हमको जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हमको सिर्फ वो ही करना है। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमने जो है उसमें चर में चेंज किया है, या m में चेंज किया है, या x में चेंज किया है, वो हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमको कोई भी 2 वर्ग समीकरण लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला सेकेंड एग्जाम्पल है, नीचे दी गई समीकरण को ax वर्ग प्लस by प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में लिखना है। अब जो समीकरण है वो मैंने समीकरण को चेंज करके दे दिया है, यानी इसी लेसन से मैं जो बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि वो आएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड कोई दूसरे भी आ सकते हैं। इसी लेसन से और कोई दूसरे एग्जाम्पल होंगे, वो भी आ सकते हैं, छोटे छोटे, जो 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने सेकेंड समीकरण दिया है 2y बराबर 10 माइनस y का स्क्वायर या y का वर्ग। तो ये जो समीकरण है, इसको साधारण स्वरूप में, यानी वर्ग समीकरण के साधारण स्वरूप में हमको चेंज करना है। तो हमने वर्ग समीकरण का साधारण स्वरूप देखा है, a x का वर्ग, यानी पहले वर्ग वाली टर्म रहती है, बाद में सिर्फ x वाली टर्म रहती है, फिर बाद में जो लास्ट में रहती है सिर्फ ओनली नंबर वाली टर्म रहती है। तो इस तरह से हमने उसको किया है। तो सबसे पहले 2y प्लस y का वर्ग है, इसको मैंने चेंज करना है हमें। तो y वर्ग को मैंने लेफ्ट साइड में ला लिया है, इस y वर्ग को हमने लेफ्ट साइड में ला लिया है, क्योंकि सबसे पहला वाला जो वर्ड रहते हैं, या जो सेंटेंस रहता है या वर्ड रहता है, वो वर्ग वाला फॉर्म पहला रहता है। तो मैंने इसको y वर्ग को लेफ्ट साइड में लाया, तो y वर्ग माइनस में था, तो लेफ्ट साइड में लाने के बाद वो प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा y वर्ग प्लस 2y, फिर बराबर 10 हो जाएगा, और वो 10 को मैंने फिर से लेफ्ट साइड में ला लिया है, तो -10 हो जाएगा। इस तरह से हमारी ये जो समीकरण है, ये समीकरण तैयार हो जाती है। यानी सिर्फ हमको एक लाइन लिखना है, हमको सिर्फ क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, और सिर्फ एक लाइन में हमारा आंसर रहेगा, और वो एक लाइन के हमको 1 मार्क्स मिलने वाले हैं। सिर्फ हमको क्वेश्चंस को समझना है। अब कभी-कभी क्या होता है कि थर्ड क्वेश्चन में सूत्र पूछा गया है, वर्ग समीकरण का मूल ज्ञात करने का सूत्र लिखो। तो हमको ये सूत्र को थोड़ा याद करना पड़ेगा। कभी-कभी 1 मार्क्स के लिए ये सूत्र लिखा जाता है, और ये मूल ज्ञात करने के सूत्र हैं। आपको पता है कि मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a,
2a इस तरह से वो वर्ग सूत्र है। घर की परेशानियां घर में रख के आया कर। फिर आपको याद करो, बार बार प्रैक्टिस करके देखो, 1 मार्क के लिए कभी कभी ये वाला सूत्र भी पूछा जाता है। ऐसे ही लेसन में और जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने आपको 4 बताया तो ये 4 में से ही आएंगे। ऐसे और छोटे छोटे या इससे रिलेटेड या कहीं नंबर चेंज होकर अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उसको भी अटेंड करना है, कंपलसरी है, ये ध्यान में रखना है। ऐसे ही लेसन नंबर 3 के हमने जो 3 एग्जाम्पल बताए थे उसको ध्यान में रखना है। अब ये फोर्थ वाला लेसन नंबर 2 का फोर्थ वाला है ये, तो ये फोर्थ वाले में भी हमने सिर्फ एक समीकरण दे दिया है, उसमें x का मान निकालना है। तो ये समीकरण है, उसमें x का मान निकालना है, तो हमने यहाँ पे दे दिया है 4 सॉरी x का वर्ग बटे 4 एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर 25, इस तरह से हमने समीकरण दिया है। इस समीकरण में से x का मान निकालना है। सिंपली है, इस 4 को जो x के पास में जितने भी नंबर्स रहते हैं उनको हमको राइट साइड ले जाना पड़ता है। तो 4 को मैं 4 हर में है तो उसको मैं उस साइड राइट साइड ले जाऊंगा तो गुना में हो जाएगा, इस तरह से गुना में हो जाएगा। तो 25 इंटू 4 हो जाएगा। आप नेक्स्ट स्टेप में 25 इंटू 4 100 लिख सकते हैं। ये 125 इंटू 4 100 होता है। और एक्स वर्ग जैसे का वैसा उस साइड लेफ्ट साइड में बाया पक्ष में जैसे का वैसा ही वो रहेगा, उसको हमको चेंज नहीं करना है। फिर आपको पता है, हम आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हमको वर्ग दिया गया है तो उस वर्ग को अगर हमने राइट साइड लेके गए, यानी ये जो वर्ग है इस वर्ग को हमने अगर राइट साइड लेके गए तो ये राइट साइड में वर्गमूल में आ जाता है। जैसे प्लस का माइनस हो जाता है, गुना का भाग हो जाता है, भाग का गुना हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, वैसे ही वर्ग को अगर हमने राइट साइड में लेके गए तो उसका वर्गमूल हो जाता है या करनी हो जाता है या अंडर रूट हो जाता है। इस तरह से हमको ध्यान में रखना है। तो एक्स को मैंने सेपरेट निकालकर 100 को करनी में डाल दिया, यानी स्क्वायर रूट में डाल दिया। तो आपको पता है कि 100 किसका स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे मैंने 10 लिखा है क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। तो x बराबर 10 इस तरह से मान आ गया उसका। सिंपली ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है, हमको हमेशा ध्यान में रखना है। इसके अलावा और जितने क्वेश्चंस आएंगे या आते हैं उनको भी हमको देखना है थोड़ा एक बार। उसके बाद यही क्वेश्चन मैंने सिर्फ जो है चर मैंने चेंज कर दिया था, यही क्वेश्चन है जिसका चर मैंने चेंज किया। कभी कभी ये के वाले भी आ जाते हैं। अब मैंने सिर्फ एक ही समीकरण अगर इस के वाले के दिया है तो कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे समीकरण में के का मान ज्ञात करो या इसी समीकरण से के का मान ज्ञात करो, इस तरह से भी क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं 1 मार्क के लिए। तो मैंने ये वाला भी क्वेश्चन सेम वही समीकरण है या कभी कभी सिर्फ अल्फाबेट बदल जाते हैं, तो मैंने इस के को भी वैसा ही कर दिया है कि वो वाली समीकरण निकालने के लिए हमको सिंपली वही सेम के स्क्वायर बटे 4 बराबर 25 इस तरह से हमको लेना है। फिर 4 को हमने हर वाला जो 4 रहता है उसको हमको इधर राइट साइड में लाना है, तो 25 इंटू 4 हो जाएगा। इस तरह से मैंने ये किया है। के वर्ग जैसे का वैसा, अब जब हमको वर्ग हटाना है लेफ्ट साइड से तो इधर करनी आ जाती है या वर्गमूल आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे करनी लिख दिया है। और 25 गुना 4 करेंगे तो 100 होता है, इसलिए मैंने यहाँ करनी में 100 लिख दिया है। तो और के बराबर आपको पता है 100 करनी, अगर करनी का जो 100 का मान है वो हमेशा 10 होता है, ये आपको सिंपली पता रहना चाहिए। सभी के वर्ग आपको कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये भी आपको छोटी छोटी बातें हैं जो पता रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यही क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आ जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते इस बात को, लेकिन हमको ध्यान देना है। तो ऐसे ही और जो लेसन नंबर 2 के हैं जो छोटे क्वेश्चंस होंगे वो भी हमको इस क्वेश्चंस के अलावा और आ सकते हैं, उसको भी ध्यान में रखना है। ज्यादातर ए बी सी का मान लिखो ये आता है बहुत। फर्स्ट वाले लेसन में भी सेम वैसा ही है कि ज्यादातर ए बी सी का मान लिखो, या फिर ये 1 चरांक वाला है या नहीं है, 2 चरांक वाला है या नहीं है, वर्ग समीकरण है या नहीं है, ये जो पहचानो। और फिर उसके जो ये सूत्र है मूल निकालने का वो भी बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार वो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं 1-1 मार्क के लिए, हमको उसको ध्यान में रखना है। इसके बाद है मैंने लेसन नंबर 3 का कुछ इंपॉर्टेंट्स वाले जो निकाला है उसके बारे में हम देखेंगे। लेसन नंबर 3 में
अंकगणितीय श्रृंखला आपको पता है, लेसन नंबर 3 का नाम है अंकगणितीय श्रृंखला। तो अंकगणितीय श्रृंखला में भी बहुत सारे एक एक मार्क के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट्स बोर्ड के फाइनल एग्जाम में आते हैं, उसको भी हमको ध्यान में रखना है। यहाँ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि अंकगणितीय श्रृंखला का पहला पद a बराबर 10 तथा अंतर d बराबर 5 हो तो अंकगणितीय श्रृंखला लिखो। आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, a का मान दिया गया है, a यानी पहला पद होता है t1 बराबर 1 a होता है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है t1 बराबर a, क्योंकि a इज फर्स्ट मान या पहला पद हम बोल सकते हैं, वैसे ही t1 भी हमेशा पहला पद होता है और जो t1 होता है वो a के बराबर होता है। तो हमको यहाँ ध्यान में रखना है t1 मेरे को इसको सॉल्व करना है, श्रृंखला बनानी है, अंकगणितीय श्रृंखला बनानी है। तो सबसे पहले a बराबर 10 मैंने लिख दिया है, फिर d यानी अंतर जो होता है वो भी 5 मैंने जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख दिया है। आपको पता होना चाहिए कि t1 यानी a होता है, तो मैंने यहाँ लिखा t1 यानी a और a का मान 10 दिया हुआ है, तो इसका मतलब t1 का मान 10 हो जाएगा, क्योंकि a का मान 10 दिया हुआ है तो t1 यानी a होता है, तो एक t1 का भी मान 10 होगा। तो ये फर्स्ट वाला जो है हमारा, तो उसके बाद हमको t2 निकालना है, क्योंकि हमको यहाँ पे अंकगणितीय श्रृंखला बनानी है। तो t1 t2 t3 t4 अप टू etc इतना tn तक रहते हैं। तो जो tn वाले जो नंबर्स रहते हैं वो सबसे लास्ट वाला नंबर रहता है उस श्रृंखला का, और t1 वाला जो रहेगा वो सबसे फर्स्ट वाला रहता है। तो हमको यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है, यानी d दिया गया है, उनके बीच का दोनों नंबर के बीच का अंतर दिया गया है 5, जो यहाँ दिया है 5u। उसके बाद t2 हमको अगर ज्ञात करनी है तो सिंपली एक छोटा सा सूत्र याद रखना है, t1 में हमको d को प्लस कर देना है। इस तरह से यहाँ पे देखो मैंने जो बनाया है, t1 में हमको सिर्फ d को प्लस कर देना है, t3 निकालना है तो t2 में हमको d को प्लस करना है, t4 निकालना है तो t3 में हमको d को प्लस कर देना है, यानी d जो रहेंगे वो कॉमन रहेगा, क्योंकि d का मान 5 यहाँ पे दिया गया है, इसलिए हमको अंकगणितीय श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए d हमेशा कॉमन रहेगा, यानी दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो कॉमन रहेगा 5 5 5। तो इस तरह से हमको ये सूत्र से बाकी पूरे जो है d2 निकालना है। t2 मीन्स t1 प्लस d। तो t1 जब भी हमने देखा था 10 था, 10 प्लस 5 किया तो टोटल 15 हो गया, इसका मतलब t2 का जो मान है वो 15 हो गया। t3 हमको निकालना है तो t2 प्लस d हमको करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने जो दिया हुआ है t2 प्लस d, इस तरह से करना पड़ेगा और इसको इक्वल टू करेंगे। t2 का मान हमने अभी निकाला था 15 और d का मान 5 है तो 15 को प्लस कर देंगे 5 से, इस तरह से 20 इसका मान निकलेगा, यानी ये t3 का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे ही t4 का हमको निकालना है, t3 प्लस d हम कर देंगे तो 20 प्लस 5 हो जाएगा, 20 प्लस 5 यानी 25 हो जाएगा। इस तरह से हमको अंकगणितीय श्रृंखला मिल जाती है। जैसे 10 हमने लिखा है सबसे फर्स्ट में, 10 15 20 25 और etc, इसके आगे भी और बहुत सारे निकाल सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ 3 या 4 नंबर तक निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमको कम से कम हमने 3 भी निकालेंगे तो भी हमको फाइनल एग्जाम में चल सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी अंकगणितीय श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत बार आता है। उस समीकरण में हमने या फिर उस एग्जाम्पल में हमने ये देखा था कि a का मान यानी t1 का मान पहला पद और अंतर दिया गया था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे a का मान निकालो और d का भी मान निकालो, यानी पहला पद कौन सा है ये भी ज्ञात करना है और d यानी अंतर कितना है, उन दो नंबर्स के अंतर कितना है ये भी हमको निकालना होता है। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन में हमने उसको चेंज करके दिया है, इस अंकगणितीय श्रृंखला का पहला पद a तथा अंतर d निकालो। तो इसमें जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था उसमें उसका उल्टा करके दिया है। तो यहाँ पे समीकरण दी है, यहाँ पे अंकगणितीय श्रृंखला दी है 127 127 135 143 157 etc, इतनी सारी यहाँ पे समीकरण
ये सॉरी अंकगणितीय श्रृंखला हमको दी गई है। तो इसमें हमको सबसे पहला वाला जो पद होगा वो T1 रहता है या फिर A रहता है। तो A बराबर T1, मैंने फर्स्ट वाला पद आपको पता है, ये फर्स्ट वाला है 127, ये जो है ये फर्स्ट वाला पद है, इसलिए मैंने T1 बराबर 147 लिखा है। लेकिन हमको सेकेंड वाला पद और थर्ड वाला पद ज्ञात नहीं करना है, अब हमको अंतर ज्ञात करना है। क्या फर्स्ट वाला जो पद रहेगा या सेकेंड वाला पद रहेगा, इन दोनों का जो डिस्टेंस रहेगा कितना होगा, या थर्ड वाला या फोर्थ वाला या सेकेंड वाला या थर्ड वाला, ये जो इनका डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा। ये हमको निकालने के लिए हमको एक छोटा सा डी का सूत्र, जो डिस्टेंस का सूत्र रहता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। डी निकालने के लिए हमको T2 माइनस T1 करना पड़ता है। हमने सेकेंड वाला अगर हमको निकालना है, सॉरी हमको अगर डी का अंतर निकालना है तो कोई भी दो अल्फाबेट रहेंगे, कोई भी दो नंबर रहेंगे, हमको उसको माइनस करना पड़ेगा, यानी D2 माइनस T1 करना पड़ेगा, T2 माइनस T1। तो इस तरह से D का सूत्र हो जाता है। तो T2 की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, T2 की वैल्यू 135 है, तो 135 में से हमने माइनस कर दिया T1 वाला, यानी 127। तो इसका जो आंसर है वो 8 आता है। इसका मतलब उसका जो D का मान आ गया है वो 8 आ गया है। अगर आप सेम T3 और T2 को भी माइनस करेंगे या T4 या T3 को भी माइनस करेंगे तो भी आपका आंसर कॉमन सेम 8 ही आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि वो जो डिस्टेंस है, वो जो अंकगणितीय श्रृंखला का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि डी का मान निकालो। अगर कभी कभी ऐसा अगर आ जाता है कि एक आध नंबर का जो अंतर है वो गड़बड़ हो या फिर कोई चेंजेस नंबर आते हैं तो फिर वो समीकरण गलत होगी, आपको उसके मार्क्स बोर्ड से ही डायरेक्टली मिल जाएंगे, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। कभी कभी बाय चांस ऐसे होते हैं कि एक आध जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रिंट मिस्टेक बोलो या ऐसे रॉन्ग हो जाते हैं, तो उसके आपको फुल मार्क्स, आपने थोड़ा सा भी क्वेश्चन नंबर डाल के अगर वो मार्क्स लिखा है तो वो फुल मार्क्स आपको दिया जाता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस और हैं, तो हमको उस क्वेश्चंस को भी देखना है। बाकी लेसन नंबर 3 से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं छोटे छोटे एक एक मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी आ सकते हैं अंकगणितीय श्रृंखला का। तो थर्ड मैंने क्वेश्चंस निकाला है। थर्ड क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, अंकगणितीय श्रृंखला का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखो। यानी सबसे लास्ट वाला पद जो हम ज्ञात करते हैं, कभी कभी बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस में लास्ट वाला पद हमको ज्ञात करनी पड़ती है, तो वो लास्ट वाला पद जो ज्ञात करते हैं उसमें हमको टी यानी 10th वाला जो Tnth वाला जो पद रहता है, nवां पद, वो ज्ञात करना पड़ता है। तो उसका जो अंकगणितीय श्रृंखला का 10वां पद जो रहेगा, लास्ट वाला जो पद रहेगा, उसका ये सूत्र है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। आपको ध्यान में रखना है, ये जो सूत्र है nवां पद निकालने के लिए हमको कभी कभी आता है 1 मार्क्स का आ जाता है, उसको हमको ध्यान में रखना है। ये Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये सूत्र भी कभी कभी 1 मार्क्स के लिए आ जाता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही है, अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं है, इसको हमको पहचानना है। सिर्फ सिंपली हमको पहचानना है कि अंकगणितीय श्रृंखला है क्या। तो जैसे का वैसा सिर्फ 1-2 लाइन का इसका आंसर है, हमको सिर्फ यहाँ ध्यान में रखना है कि इसका जो डी का मान है वो समान अगर आता है, यानी अंतर का जो मान है वो अगर समान आता है किसी भी अंकगणितीय श्रृंखला का, तो वो हमेशा अंकगणितीय श्रृंखला होती है। मैंने आपको अभी भी बताया, यहाँ पे देखो 5 है, 12 है, 19 है, 16 है, इनका जो डिस्टेंस है, इनका जो अंतर है वो हमेशा सेम आना चाहिए। जैसे 12 को मैंने माइनस कर दिया 5 से तो 7 आता है, और 19 को मैंने 12 से माइनस कर दिया तो भी 7 आता है, 26 को मैंने 19 से माइनस कर दिया तो भी 7 आता है। इसका मतलब इनका जो अंतर है वो हमेशा कॉमन आता है 7, इसीलिए यह अंकगणितीय श्रृंखला है। ऐसे आपको नोट में लिखना है। आपने ऐसा किया, आपको 1 मार्क्स मिल सकते हैं।
अगर आपने इस क्वेश्चंस को ऐसे जो छोटे क्वेश्चंस को छोड़ दिया तो आप सोचो कि 1 मार्क्स आपके लेस हो जाएंगे, आपके बोर्ड के एग्जाम से 1 मार्क्स लेस हो जाएंगे। इसलिए हमको हर एक क्वेश्चन को अटेंड करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला। कभी कभी ये भी हमने देखा है बहुत बार कि हमने अभी nth वाला जो टर्म्स था उसको उसका सूत्र लिखा था, लेकिन कभी कभी बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि अंकगणितीय श्रृंखला का योगफल ज्ञात करने वाला ये अंकगणितीय का योगफल ज्ञात करने वाला जो सूत्र है ये भी इम्पोर्टेंट है और हमको याद भी है, हमने बहुत बार पढ़ा भी है। बेटा इसको भी याद रखना है हमको कि ये जो सूत्र है इसके भी 2 प्रकार के सूत्र होते हैं। किसी अंकगणितीय श्रृंखला में अगर T1 और लास्ट वाला दिया है तो हमको ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर T1 यानी ए का मान और लास्ट वाला टर्म का मान दिया हुआ है तो सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है, या ये भी सूत्र हम लिख सकते हैं। और जिसमें लास्ट वाला टर्म का मान नहीं दिया है उसमें हमको ये वाला सूत्र याद करना है, इसका भी मान हम इसको भी लिखकर हम अपना प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। और छोटे छोटे क्वेश्चंस इसके भी आते हैं, जैसे SN योगफल निकालना है, इसका मतलब SN निकालना है। SN यानी होता है n/2 ब्रैकेट में लिखना है 2a + n-1d। इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस है ये वाला। ये सूत्र हमको भी प्रैक्टिस करना है, इसका बार बार प्रैक्टिस करके हमको उसको याद करना है। इस तरह से क्वेश्चंस एक एक मार्क के लिए बोर्ड के फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद आपको पता है कि लेसन नंबर 4 कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि बोर्ड ने इस बार कोरोना काल के कारण बहुत सारे टॉपिक को कट कर दिया है। तो उसमें हमारा लेसन नंबर 4 भी है, जो एक है मैथ्स 1 में लेसन नंबर 4 नहीं आने वाला है। तो इस बार हम लेसन नंबर 4 का कुछ किया, इस बार बोर्ड के एग्जाम में वो आने वाले नहीं है। तो डायरेक्टली लेसन नंबर 5 पर आते हैं। संभावना, संभावना आपने देखा होगा लेसन नंबर 5 का नेम है संभावना, यानी क्या संभावना हो सकती है, नमूना अवकाश क्या हो सकते हैं जब हम किसी भी एक चीज का यूज करते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे, एक पासा उछाला गया तो नमूना अवकाश S व घटना की संख्या n ऑफ S लिखो। इस तरह से मैंने एक क्वेश्चंस बनाया है। एक पासा उछाला गया तो नमूना अवकाश S, घटना की संख्या n ऑफ S, इसे हमको लिखना है या इसे हमको ज्ञात करना है। तो हमने देखा एक पासा उछाला गया तो एक पासा यानी हमने लूडो का एक पासा अगर उछाल दिया तो 6 बार 6 1 से लेके 6 चीज तक आ सकती है, यानी 1 से लेके 6 नंबर्स तक आ सकते हैं। जैसे कब एक बार अगर मैंने उछाल दिया तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। लेकिन 6 के अलावा 7 नंबर्स नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें 6 ही नंबर्स तक होते हैं। तो एक बार अगर मैंने उछाल दिया तो कोई भी संभावना हो सकती है। हमको ये लिखना है टोटल S बराबर 1 2 3 4 5 6, 7 नहीं करना है, 6 तक कुछ भी आ सकते हैं। तो टोटल इसमें n ऑफ S कितने होंगे, 6, यानी इन 6 में से कोई भी एक नंबर हमको एक पासा उछाला जाए तो आ सकते हैं। ये हमको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी सी बातें हैं जो लेसन नंबर 5 में है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आते रहते हैं। उसके बाद इसी का मैंने सेकंड क्वेश्चंस बनाया है। सेकंड क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है n ऑफ a हमको 2 दिया गया है, n ऑफ a 2 दिया गया है, p ऑफ a 1/5 दिया गया है, और ऐसा हो तो n ऑफ s हमको ज्ञात करना है। इस तरह से n ऑफ s हमें ज्ञात करना है। तो आपको ये छोटा सा सिंपल सूत्र याद करना है। p ऑफ a का सूत्र क्या होता है, p ऑफ a बराबर n ऑफ a बटे n ऑफ s। इस तरह से हमको ये सूत्र होता है, इसको हमको ध्यान में रखना है। और ये सूत्र में हमको उसके मान रखना है। जैसे p ऑफ a का मान यहाँ क्वेश्चन में 1/5 दिया था, तो हमने यहाँ 1/5 लिख दिया है, बराबर के जैसा बराबर लिखना है। n ऑफ a का मान यहाँ 2 दिया था क्वेश्चन में, तो हमको 2 लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। फिर n ऑफ s हमको ज्ञात करना है, तो हमको n ऑफ s जहाँ के वहां लिखना है। फिर n ऑफ s को अगर हमको निकालना है तो n ऑफ s को हमको इस साइड ले जाना पड़ेगा और ये 5 को इस साइड ले जाना पड़ेगा।
तो एन ऑफ एस को मैंने लेफ्ट साइड में ला लिया है, क्योंकि हर में था तो वो इधर ऊपर में आ जाएगा एन ऑफ एस। फिर इधर जो बचेगा बराबर 2, और जो नीचे यहाँ फाइव था, ये फाइव को मेरे को अगर राइट साइड में ले जाना है तो वो भाग में इसलिए मैंने राइट साइड में लाया, तो उसको गुना में इस तरह गुना 5 हो जाएगा। तो हमको देखना है कि 2 गुना 5 हमेशा 10 होता है, 2 इंटू 5 10 होता है, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया है एन ऑफ एस। इस तरह से हमको ये छोटे छोटे वाला भाषा वाला देखा था, लेकिन इस बार हम सिक्का वाला देखेंगे। एक सिक्का अगर उछाला गया तो नमूना अवकाश तथा एन ऑफ एस यानी उसके घटकों की संख्या ज्ञात करो। यानी सिर्फ एक सिक्का अगर हम उछालते हैं तो एक बार उसका जो नमूना अवकाश होता है वो एक एच आ सकता है, हेड आ सकता है, या फिर टेल आ सकता है। यानी एक बार चीत आ सकता है, एक बार पट आ सकता है। इन दोनों के अलावा बाकी थर्ड तो नहीं आ सकता। संभावना यही है कि एक बार एच हो, हेड हो, या फिर टेल हो। तो इसमें इसका जो एन ऑफ एस होगा, नमूना का घटक होगा, इसकी घटकों की संख्या होगी, वो 2 हो सकती है। इस तरह से हमको एक सिक्का उछालने पर इस तरह से हमको 2 मिल सकता है। उसके बाद ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल पत्ते का भी लिया है। हमको पता है मैक्सिमम टाइम हम हमारे घर पे पत्ते या ताश रखते ही है। तो ताश की गड्डियां है, पत्ते की गड्डियां है, उसमें आपको पता होते हैं कि लाल पान 13 होते हैं, चिड़ी पान 13 होते हैं, और काला पान 13 होते हैं, काली चिड़ी 13 होती है। ऐसे टोटल 52 पान यानी पत्ते होते हैं। उस 52 पत्ते को हम अच्छी तरह से फेंटना है। तो हमारा क्वेश्चंस देखो यहाँ पे क्या है। ये क्वेश्चंस में बहुत बार गलतियां हो सकती है, क्योंकि अगर मैंने आपको बोला कि उस पत्ते को अच्छे से फेंट कर, ताश की गड्डी को अच्छे से फेंट कर सिर्फ बादशाह निकालो या रानी निकालो, तो सिर्फ रानी कितने बार निकलेगी? 4 टाइम्स। क्योंकि रानी कितनी होती है, क्योंकि रानी कितनी होगी, सभी इसमें एक एक होगी ना, सभी 13 जो कलर की एक एक होगी, तो 4 टाइम्स निकलेगी। तो इस तरह से हमको क्वेश्चंस अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और उसको हल करना है। मैंने इस क्वेश्चन 4 नंबर में क्या दिया है आपको, अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्ते की गड्डी में से एक लाल पान का पत्ता खींचना। एक लाल पान का पत्ता खींचा तो अवकाश एन ऑफ एस यानी घटकों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। लाल पान के पत्ते कितने होते हैं बेटा? 13, क्योंकि जो लाल पान के होते हैं 13, और सभी ऐसे पूरे जो सेपरेट सेपरेट कलर के होते हैं वो 13 होते हैं। यानी 4 कलर्स के 13 होते हैं। तो हमको ये ध्यान में रखना है, उसी समय हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि लाल पान के जो पत्ते होंगे वो 13 होंगे। तो नमूना अवकाश हमको लाल पान से ही लेना है। क्वेश्चन में जो लिखा है वो ही हमको लेना है। तो लाल पान का कौन सा हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 10, फिर जोकर को 11 बोलते हैं, फिर रानी को 12 बोलते हैं, और जो राजा होता है वो 13 बोलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा 13 तक लिखा हुआ है। उसके बाद ए ऑफ एस कितना होगा? 13। लेकिन टोटल पत्ते कितने होंगे? 52। इसलिए मैंने यहाँ टोटल पत्ते जो है एन ऑफ एस वो 52 लिखा हुआ है, क्योंकि हमको यहाँ पे नमूना अवकाश ज्ञात करना है। तो नमूना अवकाश किसका ज्ञात करना है? जो लाल पत्ते के हैं, तो उसका जो रहेगा वो 13 रहेगा, क्योंकि लाल पत्ते हमेशा कितने होते हैं? 13 होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ 13 लिखा हुआ है। और टोटल एन ऑफ एस वो कितने में से होते हैं? 52 में से होते हैं। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। ऐसे ही क्वेश्चंस इसी लेसन से ऐसे ही क्वेश्चंस में दूसरे भी आते हैं। कभी कभी मैंने आपको बोला कि सिर्फ ए निकालो, सिर्फ 1 निकालो, या फिर ए जो पत्ता होता है वो निकालो, तो सिर्फ 4 बार ही आने की संभावना हो सकती है। तो इसको पढ़ना। उसके बाद सेकेंड वाला का लेसन नंबर 5 का 5वां जो एग्जाम्पल मैंने लिया है 1 मार्क्स के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 2 सिक्के अगर उछाले गए तो नमूना अवकाश तथा घटकों की संख्या लिखो या ज्ञात करो। इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। 2 सिक्के उछाले, जब भी हमने एक सिक्का उछाला था तो सिर्फ एच और टी आता था। अब 2 सिक्के अगर साथ में अगर उछालते हैं तो इसके 4 एन ऑफ एस घटकों की संख्या 4 टाइम्स 4 टाइम्स हो सकती है, क्योंकि
क्या होगा, हमने दो सिक्का एक साथ उछाला तो दोनों में एच एच आ सकता है, या फिर एक में एच और एक में टेल आ सकता है, या फिर एक में हेड और एक में टेल आ सकता है, या फिर एक में टेल और एक में हेड आ सकता है, या फिर उस दोनों में टेल टेल आ सकता है। यानी हमको ये जो नमूने हैं ये 4 टाइम्स आ सकते हैं, इसलिए हमको घटकों की संख्या क्या लिखनी है, 4 लिखनी है। सिर्फ सिंपल है, एक एक मार्क्स के लिए साधारण छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, तो हमको इसको भी ध्यान में रखना है। इसी में 6th वाला एग्जाम्पल मैंने बताया है, एक सिक्का उछालने पर निम्नलिखित घटनाओं की संभावनाएं ज्ञात करो। एक सिक्का उछाला गया तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ये भी कभी कभी 1 मार्क्स के लिए आ जाता है। माना नमूना अवकाश एस है, तो एस बराबर एक सिक्का उछालेंगे हम तो क्या होगा, एक तो हेड आएगा या फिर टेल आ सकता है, इसका मतलब उसका जो घटकों की संख्या है वो 2 हो सकती है। लेकिन यहाँ पे पहला पूछा गया है चित्त मिलने की संभावना, चित्त मिलने की संभावना, तो हमको चित्त मिलने की संभावना को मैंने सिर्फ एक ही बार लिया, ए बराबर एच, सिर्फ एक ही बार, क्योंकि हम एक ही सिक्का उछाल रहे हैं तो चित्त सिर्फ एक ही बार मिल सकता है। तो हमको उसका सूत्र से पी ऑफ ए एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस, इस तरह से पी ऑफ ए 1 आया था, एन ऑफ एस 2 था, क्योंकि 2 उसके घटकों की संख्या थी इसलिए 1/2 इस तरह से कभी कभी आते हैं। और इसी क्वेश्चन में मैंने ज्वाइन करके निकाला है, लेकिन ये 2 एक साथ नहीं आते, 2 सेपरेट या कोई भी फर्स्ट वाला आएगा या फिर सेकंड वाला आएगा, तो मैंने सेपरेट नहीं किया है, लेकिन आपको सेपरेट करके देखना है। तो ये सेकंड वाले में क्या होता है कि क्वेश्चन वो ही रहेगा, सिर्फ सेम टी आने की संभावना यानी टेल आने की संभावना कितने बार होगी, एक सिक्के उछालने पर सिर्फ एक ही बार होगी। तो यहाँ पे भी बी बराबर टी लिखा है हमने, और इसका भी बी पी ऑफ बी का सूत्र लिखकर एन ऑफ एस और बी, तो हमको यहाँ सूत्र लिखकर एन ऑफ बी और एन ऑफ एस का सूत्र लिखकर 1/2 इस तरह से हमको ये भी ज्ञात करना है। तो ये दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, या फिर कभी कभी ये दोनों सेपरेट आ गए तो और अच्छी बात है। तो इस तरह से ये लेसन में से भी इतने क्वेश्चन हमने जो है ज्ञात किए थे, हमको ये लेसन से भी इतने सारे आ सकते हैं। और इसके बाद वाले जो लेसन होंगे, 6th वाला लेसन जो है वो भी बोर्ड के इस बार के कोरोना काल के कारण कैंसिल किया गया है, यानी 4th लेसन और 6th लेसन जो है ये दोनों लेसन को कैंसिल किया गया है। तो हमको क्या करना है, बाकी जितने लेसन बचे हुए हैं, यहाँ के जितने भी इम्पोर्टेंट छोटे छोटे लेसन, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, उसकी हमको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 1 में और A1 का ए में और बी में ये जो क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस है, आपको 10 मार्क के आते हैं। ए में क्वेश्चन नंबर 1 का ए और क्वेश्चन नंबर 1 का बी, इन दोनों क्वेश्चंस में आपको 10 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो 10 मार्क्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनका आंसर एक एक लाइन का 1.5 या 2 लाइन के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इसलिए ये जल्दी से इसकी हमको प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास और टाइम बचा हुआ है, 2-2.5 महीना हमारे पास बचा हुआ है। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे, आपके जो प्रॉब्लम्स रहेंगे वो हल होते जाएंगे, क्योंकि अभी 2.5 महीने बाकी है। आप जितना मैथ्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना फायदा होता है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैथ्स की जो एक एक वर्ड है उन सब में मार्क्स मिलते हैं। आपने एक लाइन बस है, आपको 1 मार्क्स जरूर मिलेगा, आधा मार्क्स जरूर मिलेगा। यानी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स जब मैथ्स का हल करना है बेटा, तो हमको क्या ध्यान में रखना है कि स्टेप वाइज लिखना है, एक के नीचे एक। अगर हम जैसे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो चेक करने वाले जो टीचर्स रहते हैं वो बोलते हैं कि ये बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा है, अच्छा पढ़ाई करता है। अगर आपकी राइटिंग भी थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी या थोड़ी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको मैथ्स सबको बता प्रॉब्लम्स को हल करके अटेंड करके हम उसके पूरे मार्क्स ले सकते हैं। ओके, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट्स होंगे तो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो सर। हेलो, किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम होगा? पूरा भागा नहीं, आप नहीं सर, पूरा पागल ही है नहीं।
खुशी कुछ पूछना है तुम्हें? खुशी खुशी क्वेश्चन पूछना है तो माइक ऑन करो। जिसको क्वेश्चन पूछना है खाली वही माइक ऑन करेगा। इस टॉपिक से संबंधित अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। छुट्टी है ना आपको? हेलो सर। छुट्टी है ना? हेलो हेलो सर। हाँ बोलो, पूछो बेटा, पूछो। सर थर्ड क्वेश्चन बताना, अंकगणित श्रृंखला का थर्ड क्वेश्चन बताना ना। हेलो। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। ये थर्ड वाला क्वेश्चन रिपीट करना सर। थर्ड वाला क्वेश्चन का बेटा? अंकगणित श्रृंखला का। अंकगणितीय श्रृंखला का ये जो थर्ड है, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये। हेलो। हाँ बेटा, जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो। हाँ पूछो बेटा, कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहते हो तुम? हाँ बेटा बोलिए। क्वेश्चन नंबर हाँ 5वां क्वेश्चन बताइएगा। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। थोड़ा सा रेंज में रहिए बच्चों, थोड़ा सा रेंज में रहिए तो आपकी आवाज क्लियर आएगी। हाँ पूछो बेटा, क्वेश्चन पूछो। नहीं सर, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। बेटा हाँ बोलिए। पूछो बेटा। सर ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यही रिपीट करना सर। हाँ ये वाला जो थर्ड नंबर वाला। हाँ सर। हाँ बेटा, इसमें क्या है थर्ड नंबर वाले में, अंकगणितीय श्रृंखला का nवां पद, यानी जो हमको लास्ट वाला पद निकालते हैं उसका हाँ। हमको सूत्र कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में आता है। nवां यानी लास्ट वाला जो पद है, तो हमको ये लास्ट वाला जो पद रहता है वो tn के सूत्र से निकाला जाता है। तो tn वाला सूत्र है a प्लस ब्रैकेट में n-1d। इस तरह से ब्रैकेट कंप्लीट करके लास्ट में d लिखा जाता है। ये सूत्र है, ये पेपर में आपको, सॉरी बुक्स में आपको दिया गया है। ये डायरेक्ट इस सूत्र के द्वारा हम लास्ट वाला यानी tn वाला पद ज्ञात कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है बेटा? और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से संबंधित तो आप लोग पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ बेटा बोलिए। लेसन नंबर 5 का 5वां क्वेश्चन। लेसन नंबर 5 का 5वां क्वेश्चन। ओके, ये वाला है, दो सिक्का उछाला जाए तो। हाँ, तो दो सिक्का जब हम उछालते हैं तो उसका नमूना अवकाश तथा घटकों की संख्या हमको लिखना है। तो एक साथ मैंने अगर दो सिक्के उछाल दिया तो एक बार क्या आ सकता है, एक सिक्के में हेड आ सकता है और दूसरे सिक्के में टेल आ सकता है। तो मैंने चार नमूने अवकाश लिखा है। एक बार एच एच आ सकता है, हेड हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, या टेल हेड भी आ सकता है, या टी टी भी आ सकता है, यानी टेल टेल भी आ सकता है। इसके अलावा पांचवा कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि हम दो सिक्का उछाल रहे हैं। आप भी उछाल के देखिए, एक सिक्के में हेड आ सकता है, एक में टेल आ सकता है, दूसरे में टेल आ सकता है, फर्स्ट में हेड आ सकता है, या फिर दोनों में हेड हेड आ सकते हैं, या फिर दोनों में टेल टेल आ सकते हैं। इस तरह से चार ही संभावना हमको मिलती है, इसलिए एन ऑफ एस हमको घटकों की संख्या 4 लिखनी है। बस आप इसकी प्रैक्टिस अभी भी कर सकते हैं एट अ टाइम। सर 6 नंबर का भी क्वेश्चन। ओके, अच्छा 6 नंबर के क्वेश्चन को हमने दो जो है
यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये सेपरेट आते हैं। मैंने दोनों को ज्वाइन करके यहाँ बता दिया। कभी-कभी क्या होता है कि हम जब एक सिक्का उछालते हैं, तो हमारा क्वेश्चन ऐसा है, एक सिक्का उछालने पर निम्नलिखित घटनाओं की संभावनाएं ज्ञात करो। तो हमने ये लिखा है कि एक सिक्का उछालने पर एक तो एच या टी आ सकता है, यानी उसका जो एस का मान होगा, नमूना अवकाश होगा, एक तो हेड होगा और टेल होगा, यानी 2 हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ 2 लिखा हुआ है ये। लेकिन इस घटना में फर्स्ट वाला नंबर दिया है चित मिलना, यानी उस एक सिक्का उछालने पर हमको चित कितने बार मिलेगा, 1 टाइम्स मिलेगा। इसलिए मैंने ये एक क्वेश्चन है, इसका सेपरेट दूसरा भी क्वेश्चन है, वो दोनों मैंने ज्वाइन करके दिया है। आपको एक ही क्वेश्चन आ सकता है, या फिर फर्स्ट वाला आएगा या फिर सेकंड वाला आएगा, इस तरह से आ सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों को ज्वाइन करके दिया है, आपको कंफ्यूजन होना की जरूरत नहीं है। तो एक बार एक अगर घटना हमारी फर्स्ट है चित मिलने की संभावना, तो चित हमको कितने बार मिल सकता है, सिर्फ ओनली 1 टाइम्स मिल सकता है। इसलिए मैंने फर्स्ट वाले में a बराबर h लिखा है, चित लिखा है, और उसका p ऑफ a का मुझे सूत्र निकालना है। तो p ऑफ a यानी होता है n ऑफ a बटे n ऑफ s। तो p ऑफ a हमेशा 1 है, क्योंकि एक ही बार चित मिल सकता है, तो 1 बटे 2 इस तरह से उसका आंसर आता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है। या फिर कभी कभी क्या होता है, ये सेकेंड वाला पूछता है, कभी कभी ये सेकेंड वाले में क्या होगा कि पट मिलने की संभावनाएं ज्ञात करो। तो पट मिलने की संभावना, तो फिर ए वाला नहीं आएगा, ये ए वाला नहीं आएगा, फिर बी वाला आएगा, क्योंकि 1 मार्क्स का है, ये दोनों नहीं आते। हाँ, अगर कहीं 2 मार्क्स का होगा तो ये दोनों आ सकते हैं। तो सेकेंड वाले में क्या है, टेल मिलने की संभावना, एक सिक्का उछालेंगे तो हमको टेल सिर्फ 1 टाइम से मिलेगा, इसलिए वहां हमने बी बराबर जो उसका नमूना अवकाश है वो टी लिखा है, और उसका जो सूत्र है पीबी, सेकंड वाला घटना था इसलिए मैंने पीबी लिखा है। अगर फर्स्ट वाला घटना होगा तो पीए लिखना है, और थर्ड वाला घटना होगा तो पी लिखना है, फोर्थ वाला होगा तो पीडी लिखना है। इस तरह से हम अपने मन से उसको, तो घटने के अनुसार हम उसको अपना ए बी सी डी ई एफ इस तरह से हमको नोट कर सकते हैं। तो पीबी यानी एनएस बटे एनबी बटे एनएस होगा। तो एनबी हमने देखा कि जो टेल निकलने की घटना थी वो 1 ही थी, एक सिक्का उछाला जाए इसलिए 1/2 इसका जो फाइनल आंसर है। इन दो में से कोई भी एक आएगा, मैंने दोनों को ज्वाइन करके यहाँ बताया गया है, क्योंकि दोनों सेपरेट आते हैं एक मार्क्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और किसी बच्चों को कुछ क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से संबंधित? नो सर। ओके बेटा, धन्यवाद सर जी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ सर, लेफ्ट हो सकते हैं।